डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम बीटर। फ्रेंड्स, हम लोगों की सीरीज चल रही है सीटेड पेपर्स की। 26 जून 2011 का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ अभी। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को हिंदी और बाल विकास का सेट अवेलेबल करा दिया है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं 4 सेक्शंस करवाऊंगा, उसमें से एक ऑप्शनल वाला सेक्शन छोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड सेक्शन होगा मैथमेटिक्स का। इसमें क्या है, मैथमेटिक्स जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड पर मैं सॉल्व कराऊंगा, तो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस इसमें पेडागोजी वाले हैं, शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड होंगे, वो क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं ऐसे ही सॉल्व करा दूंगा आपको मोबाइल पर। और जो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स वाले सोल्यूशन वाले होंगे, उनका सबका सोल्यूशन मैं बोर्ड पर सॉल्व करा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन है पहला, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, तो रोहित की प्रतिक्रिया, एक लड़का, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उसका क्या रिएक्शन था। क्योंकि अंश समान है, जैसे अंश 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 और हर दोस्तों समझते हैं। अंश मतलब ऊपर का, भिन्न के ऊपर का भाग, और हर मतलब भिन्न के नीचे का भाग। तो जिसमें क्या है, जिसमें अंश समान, मतलब देखो 3 इसका भी अंश है, उसका भी अंश, दोनों अंश क्या है, समान है। और 7 5 से बड़ा है। ये जो 7 है इस वाले का, ये इससे बड़ा है, इस वाले से बड़ा है। ये क्या, ये किस कौन बता रही है, ये रोहित एक लड़का है, वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में बता रहा है। ठीक है, बड़ा है। अतः 3/7, मतलब कि ये जो बाद वाली भिन्न है, ये वाली भिन्न 3/7, ये 3/5 से बड़ी है। ये रोहित का अंदाजा है हर को देख करके उसने। यह बताता है कि क्या, ऑप्शन क्या है, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया। रोहित को भिन्नों के परिमाण की समझ नहीं। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। रोहित अंश और हर की अवधारणा तो जानता है दोस्तों, क्योंकि उसको अंश और हर ऊपर इसमें जिक्र हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट कर दीजिए। अब इसमें क्या है, रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया, ये भी कट के। रोहित को भिन्नों की परिमाण की समझ, रोहित को भिन्नों की परिमाण की समझ है, लेकिन परिमाण की बिल्कुल समझ है, भिन्न क्या होती है वो उसको अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब उसमें क्या है, क्या इसमें ये तुलना कर रहा है, तो तुलना कैसे की जाती है ये इसको नहीं पता, क्योंकि ये क्या है, हर को देख रहा है, जबकि इसको ये नहीं पता कि हर की तुलना नहीं की जाती। हर पहले क्या किया था, जो भी दो भिन्न हैं, दो या दो से अधिक भिन्न हैं, तो सबसे पहले उनके हर समान किए जाते हैं। तुलना हमेशा अंश में की जाती है, ना कि हर से तुलना की जाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कट हो जाएगा। भिन्नों के परिमाण में समान भिन्न, असमान भिन्न, तुल्य भिन्न, सब ये सब चीजें क्या हो जाए, ये अलग चीजें होती है। ये परिमाण की समझ है उसको। ठीक है, अब उसके बाद तुलना नहीं जानता, भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, मतलब उसको नहीं पता है कि तुल्य भिन्नों कैसे किसी भिन्न की दूसरे भिन्न से तुलना की जाती है, ये रोहित को दोस्तों नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, माचिस की तीलियों से बने पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पहले। यह है तीलियां, देखते गिनी है। इस अगर ट्रायंगल में तीलियां आप गिने कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब यह इस वाले ट्रायंगल में 6 तीलियां है ना दोस्तों। अच्छा, बगल वाले ट्रायंगल में देखिए, तो 6, तो यहाँ पर भी ये 4 बगल में 1 2 3 4 जुड़ गई। तो इस ट्रायंगल में दोस्तों टोटल 10 तीलियां, ये 6 हो गई, 10 हो गई। इस ट्रायंगल में देखिए, तो 6 इसकी हो गई, 4 इसकी हो गई, 4 इसकी, 6 4 10, 10 4 14 है, 14 तीलियां इसकी हो गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें लास्ट में कितना, आप क्या पूछ रहे हैं, तो 15वें चरण, मतलब इस तरह के ये 3 चरण, 15वें चरण में कितनी तील होगी। आंसर दोस्तों इसका होगा 62। कैसे होगा, इसको सोल्यूशन में बोर्ड पे आपको सॉल्व कराया हुआ हूं मैंने। तो इसका जो बोर्ड पे सोल्यूशन है उसका दोस्तों लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उससे जाकर वहां से सोल्यूशन देख सकते हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग वाले हैं तो वो मैंने सारे स्पेशली सेट से निकाल लिए हैं। इस सेट का मीन ये 26 जून 2011 वाले मैथमेटिक्स के सेट के जो भी 8 या 10 सवाल जो भी सॉल्व वाले हैं, वो सब मैंने निकाल के वो मैंने अलग उनका वीडियो बना दिया। ठीक है दोस्तों, वहां से आप जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए एक शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है। अच्छा, अब देखिए, मतलब एक शिक्षक है क्लास में, उसको क्या पढ़ाना है, क्लास में फ्रैक्शन पढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों है A/B। पहला ऑप्शन है A/B के रूप में भिन्न लिखना है, जिसमें B डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब A/B के रूप में भिन्न लिखना है जिसमें B 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सही बात है। ये आपकी भिन्न होती है A/B, जो B डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, B डज नॉट इक्वल टू 0, B का मतलब होता है B का मान 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बी का मान दोस्तों 0 नहीं हो सकता। अब चौथा ऑप्शन है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। संख्या रेखा पर भी आपने भिन्न बता दी। उसके बाद विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। ठीक है, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना है। अब दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ जो कि सही है, क्या ऑप्शन है, उसके आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं की पहचान करना, मतलब आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। मतलब जैसे सेब आपने लिया, तो सेब को आपने क्या किया, पढ़ा रहे हैं तो आपने क्लास में आधा कर दिया, उसको बता देखिए तो बच्चों ये पूरा एक सेब था, इसको हमने आधा कर दिया तो 1/2 हिस्सा हो गया। ठीक है, आधा हिस्सा इसका 1/2, दूसरा आधा हिस्सा 1/2 हो गया। ठीक है ना, तो मतलब नीचे 2 पार्ट हो गए, उसका एक एक हिस्सा कट गया। ठीक है, तो अब इस तरीके जब आप वहां पर कोई जो चीज़ मौजूद होंगी तो इसका भी
आप लोगों को शिक्षा, अच्छा इसमें सीटेट में होता क्या है, जब आप पढ़ा रहे होते क्लास में तो उसमें आप हमेशा क्या करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल दोस्तों आप यूज़ करते हैं पढ़ाते समय जो उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ती हूँ। बच्चों को अगर आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से सिखाना तो उनको उसके ज्ञान को एक तो पूर्व ज्ञान से संबोधित करके पढ़ाइए। दूसरी चीज़ क्या होता है, ज्ञान को आप वास्तविक दुनिया से जो बाहरी दुनिया से जोड़ दीजिए, बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। ये बात पता ही होगी दोस्तों। तो इस बात के अकॉर्डिंग आप देखें तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक इकाई का 3/4 है तो 1 से 1/2 क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत बार ये लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। इसका मैंने सोल्यूशन बोर्ड पे किया हुआ है, आप लोग वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। मतलब 49,532 का इसके निकट हजारवां मान क्या होगा। तो 49,000 के पास देखिए 41,000 होगा, नहीं ये तो नहीं होगा। 49,000 में ये भी नहीं होगा, पूरा पूरा देखिए। और तो 50,000 दिया तो 50,000 यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 49,500 ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संख्या महत्तम मतलब इनमें बड़ी संख्या। ये सॉल्विंग वाला क्वेश्चन दोस्तों, इसका मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन मैंने वीडियो में लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं। वहां पर टच करेंगे उसको, वहां आप डायरेक्ट वीडियो पर पहुंच जाएंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। ठीक है, बच्चों को उनके आकार देखने में या समझने में कि ये कैसे लुढ़कती हैं, वस्तुएं कैसे लुढ़कती हैं और कैसे फिसलती हैं, सहायता करो। ठीक है, अब इसका स्रोत क्या है, गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह की सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि क्या की। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या 4 ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने दिए, कौन कौन से। निर्दर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत मतलब ये भी ऐसा है कि जो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। कैसा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें सही ऑप्शन उन्होंने पहला किया हुआ है, बुक में पहले से टिक लगा हुआ है, लेकिन कैसे सही है हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, होता क्या दोस्तों, अब आप इसमें जो है पढ़िए क्वेश्चन को। पहले आप देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले आप ये देख लीजिए तीसरा ऑप्शन, चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, ये तो ऑप्शन सही नहीं होता। पहले आप एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन आखिरकार कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं या फिसलती हैं उन पर कक्षा में आप चर्चा शुरू करिए। ठीक है, बच्चों को उनके आकार देखने में या समझने में कि कैसे वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करनी है। किसको सहायता करनी है, आपको, मतलब शिक्षक को। अब इसका स्रोत देखिए, आप स्रोत क्या दिया है, गणित के जादू द्वितीय एनसीईआरटी कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। बात देखिएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ क्या, शिक्षक की सहायता करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन टीचर के लिए है दोस्तों, ना कि बच्चे के दृष्टिकोण, टीचर के दृष्टिकोण से, अध्यापक के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले इसमें क्या हो जाएगा, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। अब इसमें क्या है, जो भी निदर्शन दिया हुआ है, मतलब टीचर के एंगल से अगर आप देखें, अध्यापक के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उसने क्या है, उसमें जो भी आपने बुक में ऐसा कुछ डायग्राम वगैरह बना हुआ जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उससे जो संपूर्ण चर्चा, उस पर जो चर्चाएं विद्यार्थी करेंगे, अब वो जो चर्चाएं होंगी वो शिक्षक की क्या करेंगे दोस्तों, सहायता करेंगी। किस तरीके सहायता करती हैं कि बेहतर तरीके से विद्यार्थियों को उनकी संकल्पनाएं, जो बात है उसको उसकी संकल्पना को समझने में बेहतर तरीके से मदद करती है। इसलिए ये क्वेश्चन टीचर के एंगल से बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों, और ऑप्शन इसमें सही नहीं होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। एनसीईआरटी कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक में पाठों के इस तरह शीर्षक, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। किस लिए किया गया, चार ऑप्शन हैं आपके सामने। उन्हें अलग से समझाने के लिए, ऐसा नहीं, अलग से समझाने के लिए नहीं, हमारा हमेशा दृष्टिकोण बुक, अभी मैंने हिंदी उसमें बताया था, हिंदी की जो प्रश्न पत्र, तो उसमें क्या था कि चित्र जो होते हैं वो कहानी को रोचक बनाने, नहीं आनंददायक बनाने, आनंददायक वो चीज़ें बाद में, पहले चीज़ों को जो है उनको विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए विषय से। ऐसा नहीं कि आप जो मनोरंजन हमेशा नहीं विद्यार्थियों को आपको कराते हैं, मनोरंजन कराते हो पढ़ाना है, या कि न कि केवल मनोरंजन करा रहे, ये गलत हो जाएगा। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने के लिए, अब अनुमान लगाना, गणित में अनुमान नहीं लगाना आपको, गणित में सॉल्व होता है, अनुमान लगाने जैसे इसमें नहीं वो करना है। ठीक है, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, कबाड़ बेचने और, अब इसमें क्या, ये तो ऑप्शन बिल्कुल कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में, गणित की कक्षा कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में नहीं करना है। पहला ऑप्शन क्या है,
दैनिक जीवन से जोड़ते हुए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बना लें। ये देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो आपको कभी भी आप क्लास में पढ़ाते हैं तो आपको जो पढ़ाना है सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है, बच्चे को जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं आप उसको बाहर की वास्तविक दुनिया से आप जिसको जोड़ करके पढ़ाइए, बच्चे को बहुत जल्दी अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है, कुछ सेबों का भार इतना है, आमों का सेब भारों से कितना अधिक। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैंने इसको वीडियो में सॉल्व कराया इसको, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। सवाल गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना किसमें आता है, तो ये क्या होता है, अनुमान लगाने में नहीं आएगा, व्यापक अभ्यास में, क्योंकि सवाल हल कर रहे हैं तो व्यापक अभ्यास में हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग भी नहीं हो रहा। सवाल हल करना है तो उसमें क्या क्रियाकलाप, आप सवाल हल करने में एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब सवाल हल करने में आप क्या कर रहे हैं, संकेतों का प्रयोग नहीं कर रहा, आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको पेन उठाकर सॉल्व कर रहे हैं, एक्टिविटी हो रही, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्पेस स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है दोस्तों। ठीक है, अब इनको सीरियल से लगाना है। देखिए 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते उनकी विशेषताओं का मिलान करना, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, 2D आकारों को छांटना, 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात क्या है, सबसे पहले इसमें क्या है, आपके सामने अगर कुछ फिगर दिए होंगे 2D 3D दिए हुए हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले उसमें छांटेंगे उनको, मतलब पहले 2D फिगर जो होंगे उनको आप छांटेंगे सबसे पहले। ठीक है, छांटने के बाद अब उनमें देखेंगे किसके शीर्ष अलग हैं, किसके शीर्ष एक समान है, किसके शीर्ष दूसरे के समान है, तो पहले उन शीर्ष को क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे दोस्तों, उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग करके मिलाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब उसके बाद जब अलग अलग कर लिया आपने, अब उसके बाद क्या करें, उनके भुजाओं शीर्ष विकर्णों गणना करते हुए उनको क्या करेंगे, उनका वर्णन करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, उनका वर्णन करेंगे। इन सबको वर्णन करने के बाद अब जब उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तब 2D आकार विशेषताओं का सहज बुद्धि, सब जब सबको एक साथ अलग अलग, आपने पहले सब एक साथ मिक्स था, आपने सबको अलग अलग कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, उनके आकारों का विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया दोस्तों। तो पहले आपका बी ऑप्शन सही था, नहीं सॉरी सी ऑप्शन सही था। अब देखिए सी किसमें इसमें सही है, सी देखिए 2 में सही था, सी के बाद क्या है मेरा ए था, तो अब ए देखिए 1 में से, तो अब और आगे आपको छांटने की जरूरत नहीं, यही सही हो जाएगा। बात समझ में आए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि एक ऑपरेटर एक सिंबल है कोई निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है, ये आपका सिंबल बना हुआ है, ठीक है, इसमें परिभाषित किया गया है, तो इसमें क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए 4 और ये सिंबल 3, इसका मान ये है, तो इसको क्या, इसका मैंने वीडियो में नीचे सोल्यूशन दिया है, इसके लिए आप वीडियो नीचे देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे देखते हैं हम लोग। एक शिक्षक कक्षा से एक यह आकृति है, इस पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए डिब्बा था, इसमें एक भाग रंगा हुआ है, बाकी भाग खाली, मतलब 1/8 बिल्कुल समान तरीके से बटा हुआ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप चौथा नंबर फिगर देखिए, एक आकृति थी, देखिए सबकी बिल्कुल सेम डिजाइन है, एक भाग रंगा हुआ है, बाकी सबको नहीं रंगे हुआ है, बिल्कुल सबके देखिए बराबर, देखिए बराबर बराबर बना हुआ है, कोई इसमें चेंज नहीं है, ये सारे देखिए बिल्कुल बराबर बराबर बना, कोई चेंज नहीं है, ये भी सही है। इस वाली आकृति देखिए तीसरी नंबर, 8 भाग थे, 8 में से एक रंगा हुआ, ये चारों देखिए एक समान है, ये तीनों एक समान, ये चौथा इसका रंगा हुआ, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले में भी एक रंगा 1/8 तो है, लेकिन क्या ये दोनों भाग क्या इन भागों के बराबर है, सारे भाग इक्वल हो, नहीं दोस्तों, ये इक्वल नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, मतलब ये निरूपण गलत है, तो यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, गणित में क्या करना है, निदानात्मक परीक्षण का क्या करना है, उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अभी मैंने दोपहर हिंदी की जब क्लास पढ़ाई थी, हिंदी की जो पेपर कराया तो उसमें क्या था, उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, उसमें कराया था। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, प्रगति पत्र को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, वाक्यों को प्रतिपुष्टि देना। दोस्तों मैंने आपको हिंदी वाली क्लास में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वहाँ हिंदी की इसमें क्लास में जाकर देख सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए मैं आपको निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण बता देता हूँ फिर से। इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला होगा तीसरा। अब आप देखिए कैसे होगा, इसमें क्या लिखा है, निदानात्मक परीक्षण, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों ध्यान से, निदानात्मक परीक्षण, अब इसमें समझिएगा निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण तो लोग सोच रहे हैं परीक्षा लेना, देखिए निदानात्मक परीक्षण में दोस्तों क्या होता है, बच्चे की कमियों का पता लगाते हैं, बच्चे के अंदर जो भी कमियां, बच्चा क्यों नहीं विकास कर पा रहा है, उसके अंदर क्या कमियां हैं, आपको उसको निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत
आप दोस्तों उसको पता लगाते हैं। पता लगाने के बाद दोस्तों इसका जो दूसरा स्टेप होता है दोस्तों, वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचार, जैसा कि आप उपचार वर्ड से समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, जैसे डॉक्टर हमारा उपचार करता है, हमारी जो कमियां होती है रोगी की, जो रोगी होता है उसकी रोग को दूर करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, उसका उपचार करता है। तो इसी तरह दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण में जो भी निदानात्मक परीक्षण में जो भी कमियां निकल कर सामने हैं, उनको उपचारात्मक शिक्षण में दूर करी जाएंगी। तो निदानात्मक परीक्षण आप समझ में आया दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों की समझ में निहित रिक्त, बच्चों की क्या रिक्तियां उनको जानना। समझ में आई दोस्तों, बाकी और कोई भी नहीं सही होगा, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं सही होगा यहाँ पर। तो इसका क्या होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, इसको पढ़ा जाएगा जो भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 4 लाख है। देखिए 4 लाख है किसी में, 2 में है, तो 2 ऑप्शन पहले हटा दीजिए। 4 लाख के बाद क्या है, जीरो लगा हटा दीजिए, 7,928, 7,928 ये है दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा, बाकी सारे नहीं सही होंगे। बस अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक आयत की लंबाई एल है और उसकी चौड़ाई उसकी आधी। ये भी क्या है, सोल्यूशन वाला, इसका भी जो कोई मैंने वीडियो में सॉल्व किया, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 47 नंबर। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग सभी लोग, देखिए। एक षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सही है, देखिए दोस्तों सही बताना है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्या है, एक इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं। एक इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों जुड़े होते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं जो प्रत्येक फलक षटभुज होता है। इसके एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक साथ षटभुजाकार आधार होता है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो दोस्तों चौथा सही होगा। दरअसल जो षटभुजाकार जो पिरामिड होता है उसमें क्या होता है, 6 त्रिभुजाकार फलक होते हैं दोस्तों। षटभुज मतलब 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, ठीक है, तभी वो षटभुज बनता है, ठीक। इसमें क्या होते हैं, 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ एक षटभुजाकार आधार जो होता है वो षटभुजाकार होता है, बाकी इसमें 6 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली संख्याएं हैं, ठीक है, क्या होंगी 4 अंक वाली। तो उसका जो है मैंने इसका वीडियो में लास्ट में क्या है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, वहां से मैंने इसको सॉल्व करा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ अपने। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर हमारा। क्या क्वेश्चन है, विकास 56 विद्यार्थियों कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी सी परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन, मतलब उसने 10 अंकों की एक परीक्षा कराई, उसके बाद 4 अंक ऑप्शन है। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंच सके और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। फिर से पढ़िएगा, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है। देखिए कौन सी कक्षा कौन सी चल रही थी, आप पहले देखिए, गणित की कक्षा चल रही है दोस्तों, इस बात को भी मस्त अपने दिमाग में बैठा के चलना, गणित की क्लास चल रही है, ठीक है। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वह किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे, ठीक है। वह विद्यार्थियों से एक दूसरे को उत्तर को जांच करने के लिए कहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहले आप हटा दीजिए, उत्तर की जांच एक दूसरे से करने के लिए नहीं कहना है आपको। इसमें क्या होगा कि आपको उसको सबका चेक करना है। तो उसके बाद क्या है, वह प्रत्येक सवाल को हल को बोर्ड पर समझा, विद्यार्थियों से कहे वे अपने उत्तरों को स्वयं जांचे। अब इसमें क्या है, उसमें क्वेश्चन फिर पड़े, विकास 56 विद्यार्थियों कक्षा को गणित में 56 विद्यार्थियों कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दी जाए तो प्रभावी होता है। वह 10 अंकों की छोटी सी परीक्षा का आयोजन करता है प्रभावी तरीके से फीडबैक देने के लिए। अब उसमें क्या है, उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे पता चलेगा, 56 लोगों को कॉपियां चेक करने लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको। तो उसमें क्या करना है, वह प्रत्येक सवाल को बोर्ड पर हल करेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद कहेगा सारे विद्यार्थियों को कहेगा आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें। उसमें सब विद्यार्थी खुद ब खुद अपना आंसर बताएंगे। तो उसमें क्या होगा, वो तरीका जल्दी भी हो जाएगा और सबसे अच्छा तरीका, बेहतर तरीका, जल्दी होने को साथ साथ सबसे बेहतर तरीका होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना क्या कर सकता है दोस्तों, बना सकता है। आप देखिएगा 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए ये अति आवश्यक है, ठीक है। अगर आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं, इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के लिए आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है, अब उसे उपलब्ध कराने की योग्यता, ये कोई मतलब नहीं होता। अवकाश उपलब्ध कराने की योग्यता है जो दोस्तों, ये कोई मतलब नहीं रहता। यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा, साथ ही संप्रेषण पर कौशलों में सुधार। ये भी ऑप्शन, गणित की कक्षा में अगर आप रोज रोज ऐतिहासिक स्थानों घुमाने के लिए ले जाएंगे तो मतलब कोर्स पढ़ाएंगे कब बच्चों को, बच्चा क्या सीखेगा, फिर वो घुमाते ही रहिए आप उसको। अब इसमें क्या है,
दूसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन, क्षेत्र भ्रमण के लिए सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए, इसलिए ये भी सीबीएसई द्वारा ये अति आवश्यक नहीं, ये मतलब अति आवश्यक मतलब उनके द्वारा अनुशंसित नहीं किए गए हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या है दूसरा ऑप्शन, आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं। आकार जो होते हैं दोस्तों वो किसी भी वास्तुकला का क्या होते हैं, अभिन्न हिस्सा होते हैं, ठीक है। और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं, या मतलब सभी विषयों में इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। 51 नंबर, एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा। ये भी क्वेश्चन दोनों वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कराया, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर आपका क्वेश्चन आपके सामने है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। क्षेत्रफल की अवधारणा उससे परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है, क्या देखिएगा, समझिएगा दोस्तों। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करना, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति की तुलना, क्षेत्रफल की तुलना करना, आयत की लंबाई चौड़ाई के सूत्र का पता। अच्छा, क्षेत्रफल के आपको क्या करना है बच्चों, टीचर को क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, आप देखिएगा, इसमें क्या है, सूत्र पहले ये वाला हटा दीजिए, एग्जाम उदाहरण जो दिया हुआ है, सूत्र नहीं बताने हैं। अब इसमें क्या, इकाई वर्ण, इकाई वर्ण अभी आपने पढ़ा ही नहीं, तो ये भी हटा दीजिए। भिन्न आकारों के आकृति क्षेत्रफल कहते हैं, सूत्र फिर देखिए आ गया, अभी आपने शुरुआत ही आप सूत्र से करते हैं, बच्चा भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, सबसे मजेदार है, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। राजन क्या करता है, संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने का अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई, ये तो भाषा की नहीं, गणित की कक्षा चल रही, पहले आप ये हटा दीजिए ऑप्शन, ठीक है। अब उसमें क्या है, राजन कक्षा में बाधा डालने की आवश्यकता अक्सर खोजता है, ये भी नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा तभी उसको नहीं दिक्कत हो रही है, ऐसा थोड़ा नहीं अवसर खोज रहा है बाधा डालने के लिए। राजन जोड़ और गुणा नहीं करता, ठीक है, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, अच्छी बात है। अब इसमें क्या है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, गुणा करूं या भाग। अब इसमें भाग का तो जिक्र हुआ नहीं, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट कर दिया मैंने। अब इसमें पहला ऑप्शन देखिए, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। देखिए इस वर्ड इसमें संक्रियाएं, संख्या संक्रियाएं, मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, 4 संक्रियाएं होती है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भागु जोग, इनको हम लोग कहते हैं, बॉड मास में हम लोग इस तरह की चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, संक्रियाएं ये 4 तरह की हो रही, ये नहीं, तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप, इसका दोस्तों वीडियो मैंने लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से आप देख सकते हैं इसका वीडियो। 55 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों सॉल्विंग वाला है, इसमें क्या है, समय ले रहा है, तो इसका भी मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दिए गई एक त्रुटि ज्ञात की, नीचे एक त्रुटि ज्ञात हुई। भिन्नों का क्या पढ़ा रहा है दोस्तों, योग पढ़ा रहा है, उसमें त्रुटि ज्ञात की हुई, इस 1/2 + 1/3 बराबर 2। अब देखिए दोस्तों, बच्चे ने क्या कि एक में एक जोड़ दिया, 2 ऊपर कर दिया, नीचे 3 2 5 कर दिया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा आप, इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। मैंने निदानात्मक परिचय उपचारात्मक शिक्षा पढ़ाया ना, उसमें क्या उपचारात्मक कार्य क्या करना चाहिए, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे के साथ नहीं, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को नहीं समझाना आपको, भिन्न का परिमाण आप एक बार अच्छे समझा देंगे उसको समझ में आ जाएगा, तो ये उपचारात्मक कार्य आपको नहीं करना है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने का बच्चे की सहायता करें, ठीक है। आगे देखें और ऑप्शन 2, बच्चे से कहें वो अधिक से अधिक अभ्यास के, ये भी नहीं बिल्कुल है, अभी उसको गलती समझ में नहीं आई, वो भी समझ ही नहीं पा रहे, तो अभ्यास करने को वो अभ्यास करे, गलत सलत सब अभ्यास कर डालेगी। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे बड़ी होगी वो समझ, ये भी कोई मतलब करने, अधिक हस्तक्षेप करने का मतलब नहीं, बच्ची बड़ी होगी अपने आप थोड़ा ना समझ जाएगी, उसको बच्चा है अभी उसको समझाएंगे, धीरे धीरे करके उसको समझ में आ जाएगा। अभी से अगर बचपन में उसको नहीं बेस नहीं क्लियर हो तो आगे चलकर और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप देखिएगा दूसरा ऑप्शन, मैंने भी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब उसको अभी वो सबसे बड़ा राजन वाला जो सवाल था उसमें वो गलती कर रहा था, तो हमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, सॉरी राजन वाला सवाल नहीं, सॉरी सबसे पहला सवाल हमारा जो था कौन सा, रोहित वाला सवाल, जो भिन्न वाला पहला नंबर सवाल था, उसमें क्या गलती कर रहा, तो लासा लेने में गलती कर रहा था ना वो, तो यहाँ पर भी लासा उसको नहीं आ रहा, लघुत्तम समापवर्तक उदाहरणों को समझने में उसकी सहायता करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माप की अवधारणा विकसित करने हो तो अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। माप की अवधारणा बच्चों को समझाना है, उसको क्रम से लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, सॉरी, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा विद्यार्थी सब वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए, आप समझिएगा। अभी मैंने इसमें ऊपर इस तरह का एक सवाल और आ चुका था। अब सबसे पहले आप सरल अवलोकन द्वारा क्या करेंगे, वस्तुओं को सत्यापित मतलब छांटेंगे, ठीक है। तो मतलब सी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा सी ऑप्शन है किसी में, है किसी में,
पहले में ही है, तो बस तो दोस्तों पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप बाद में देखिएगा, पहले देख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे करना के स्टेप देख लीजिए आप। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का पहले प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए फिर मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, और चौथा हम इकाइयों के संबंध को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एनसीएफ 2005 58 नंबर क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। ये एनसीएफ 2005 का जो है, इसमें क्या है, इसमें मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का निश्चित तरीका एक निहित है, ठीक है। अब इसको समझिएगा। उसे पढ़ाने की विधि, नीचे दिए गए कथन में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। अब ये एनसीएफ 2005 का तरीका है, इसमें कथन चुनना जिसका पालन नहीं करता है, ठीक है। उसे पढ़ाने की विधि एनसीएफ 2005 में बिल्कुल है, पढ़ाने की विधि का पालन वो करता है। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं बहस ये भी पालन करता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री को लिखने का तरीका, ये भी एनसीएफ 2005 जब से आया, एनसीएफ 2005 ये सारे लोग पालन कर रहे हैं। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताएं। एनसीएफ 2005 ये नहीं बताता कि आप निर्धारित सूत्र से ही, बच्चा किसी भी सूत्र से कर सकता है, उसको तरह तरह की चीजें बताइए। आप जब किसी सवाल में लिख कर आएगा, आप इसी सूत्र से आप उसको सॉल्व करना, तब वो सूत्र लगा सर को, नहीं कोई बाउंडेशन नहीं होता, बच्चा उसी सूत्र से सॉल्व करेगा। ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है दोस्तों। एनसीएफ 2005 अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे, मैं एनसीएफ 2005 के अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इसका निरूपण करता है। इन दिनों दोस्तों क्या है, दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं, मतलब समय जो है और कीमत जो है वो एक साथ जो है बढ़ रही है, ठीक है। अब इसमें चार देखे दिए, ऊपर ये चौथा देखिए, पहले ऊपर से घट रही तो ये ऑप्शन कट करिए पहले। ये क्या है, ऊपर जाकर राउंड अप हो रहा है, ये भी कट करिए। अब इसमें क्या है, इसमें भी ऊपर से क्या है, कीमत जो है डाउन हो रही है, समय बढ़ रहा है, ये भी कट करिए। इसमें क्या समय उसमें बढ़ रहा है, कल मैंने आपको रेखी वक्र पढ़ाए थे ना, इसके अकॉर्डिंग आप उसके उसी को ध्यान में रखकर समझेंगे तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 60 नंबर। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना, सवालों को उत्तर देने के तकनीक और अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। गणित के अध्यापक होने का मतलब सूत्र नहीं याद होना चाहिए, बहुत ये मतलब नहीं, सूत्र आने चाहिए लेकिन याद रट डालना ये नहीं मतलब है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना ये गणित के अध्यापक की विशेषता नहीं, बहुत बड़ी हो जाएगी। सवालों को उत्तर देने के तकनीक में नहीं पड़ता, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन पहला ऑप्शन देखिए, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। मतलब आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, उसको आप उसके बाहरी दुनिया से बच्चों को जोड़कर पढ़ाते हैं, सांसारिक दुनिया से बच्चों को अच्छे समझ में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ये तो दोस्तों था हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन। मैंने इसके जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन हो मैंने बोर्ड पर सॉल्व कराए हैं, उनको उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया, आप लोग वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। अब इसका दोस्तों केवल ईवीएस का पोर्शन बचा है, वो भी बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी 2011 का जो 26 जून 2011 का प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू।